Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Muzaffar Gul. I'm your biology teacher. Welcome to Universal E-Learning. And our today topic is biology and service of mankind, in which we will study about vaccination, vaccine and immunization. As you know, it is very important topic, very important as a long question. First of all, we will discuss what is vaccination. Vaccination क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन जो है उसको ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया जाए, इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन। तो इसमें जो है वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, जानदार के अंदर, और उसके अंदर जो है वो इम्यूनिटी डेवलप होती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वैक्सीनेशन। इसके बाद ये जो हम वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे हैं, ये वैक्सीन क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो वैक्सीन क्या होती है? इंजेक्शन ऑफ डेड और वीकेंड बैक्टीरिया और वायरस टू इंड्यूस इम्यूनिटी। बॉडी के अंदर वीक बैक्टीरिया को इंजेक्ट करना ताकि उनके खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो सके। इसे हम क्या नाम दे देते हैं? वैक्सीन। एंड थर्ड वन इज immunization. What is immunization? It's a process or development of immunity. Immunization, it's a process to develop immunity. Development of immunity is called immunization. तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? Development of immunity. Development of immunity is called immunization. How it is produced and what is immunity? तो ये पूरा प्रोसेस हो गया हमारे पास। वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो इम्यूनिटी डेवलप होती है। वैक्सीन क्या होती है? ये कोई भी डेड या वीकेंड जर्म्स होते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया या वायरस वगैरह, जिनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट करके इम्यूनिटी को डेवलप करवाना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन या डिस्कवरी। तो बेटा इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमारे पास जो है वो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस दौर में, किस दौर में, 1796 में जो है वैक्सीन डिस्कवर की। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो है किस तरह से जो है वैक्सीन प्रिपेयर की। एक गांव के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो काउ पॉक्स का इशू चल रहा था। उस दौर में जो है एडवर्ड जेनर को वहाँ पे इनवाइट किया गया। ये जब उस एरिया में एंटर हुए हैं तो एक 8 साल का लड़का, 8 years old बॉय, जो कि मिल्क मेड था। 8 साल का लड़का जो कि मिल्क मेड था, दूध निकालने वाला था। वो जो है दूध निकाल रहा था और उसके हाथ के ऊपर जो है वो पस लगी हुई थी। तो एडवर्ड जेनर ने जो है वो क्या किया, उस पस को लैब के अंदर ले गए। लैब के अंदर जाने के बाद इनको जो है वो 2-3 दिन की जो है वो किसी वर्किंग के लिए कहीं जाना था, तो वो मटेरियल जो है वो इनका लैब में रह गया। लैब में रहने के बाद जब एडवर्ड जेनर जो है वो वापस आए हैं तो इन्होंने जो है इनके माइंड में आया कि इस पस को इंजेक्ट करके देखा जाए कि इससे जो है वो डिजीज़ डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। तो इन्होंने जो है ये 8 साल के लड़के के अंदर जो है वो वैक्सीन जो है डेड जर्म्स, तब इन्होंने वो पस को इंजेक्ट किया और उसके अगेंस्ट जो है इस लड़के के अंदर डिजीज़ डेवलप नहीं।
इसके बाद यही काम इन्होंने और लोगों के साथ किया, तो जितने लोगों को इन्होंने पस इंजेक्ट की, किसी को भी जो है वो बीमारी ना हुई, बल्कि वो हेल्थी हो गए, वो इसके लिए इम्यून हो गए। तो उस वक्त ये क्या जो है वो डिस्कवर कर चुके थे, वैक्सीन। इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज के अंदर वैक्सीन जो है ये वर्ड निकला है काउ से। काउ को जो है वो बोला जाता है वैका। क्या बोला जाता है? वैका। तो वैका से ये वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, और आजकल जो है ये एज ए वैक्सीनेशन जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है वो काउ से रिलेटेड डिजीज़ थी, और उस दौर में लैटिन लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा यूज़ होती थी, बल्कि आप बायोलॉजी में देखेंगे तो आपको ज़्यादा लैटिन और ग्रीक वर्ड मिल रहे होंगे। तो ये एक लैटिन वर्ड है काउ, जिसको हम नाम देते हैं वैका। इसी से जो है फिर ये इस प्रोसेस को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जिसे हम नाम देते हैं वैक्सीनेशन। ये थी हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है डिजीज़ कंट्रोल, या हम इसको कह सकते हैं ड्रग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या है? ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट की बात करें तो हम मेडिसिन्स के इस्तेमाल से बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, तो वो हम देखते हैं। तो ड्रग ट्रीटमेंट में हमारे पास जो सबसे पहला मेथड आता है उसे हम नाम देते हैं एंटीबायोटिक। फर्स्ट वन इज़ एंटीबायोटिक, अल्फ़ाबेटिकली लिख लेते हैं इसको, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो कीमोथेराप्यूटिक, रेडियो एक्टिव या रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं। रेडियो एक्टिव थेरापी भी बोल सकते हैं आप इसको, रेडियो एक्टिव थेरापी, जीन थेरापी, कीमोथेरापी, कीमोथेरापी एंड जीन थेरापी। नेक्स्ट वन इज जीन थेरापी। तो जीन थेरापी, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, इन सभी मेथड्स के ज़रिए जो है वो हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिज़ीज़ कंट्रोल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट, मेडिसिन के इस्तेमाल से जो है हम बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं और टर्म्स यूज़ होंगी। वो टर्म्स हम देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट वन है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है? केमिकल्स को इनटेक किया जाए बॉडी के अंदर, केमिकल्स इनसाइड द बॉडी जो है वो इनटेक किए जाएं। इनसाइड द बॉडी जो है इनटेक करने के बाद ये बॉडी के अंदर जाके जर्म्स को किल करें, तो इसे हम नाम देंगे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये मेडिसिन जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती हैं। नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ खुद से आर्टिफिशियली टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि बॉडी के अंदर जाते हैं एज ए मेडिसिन। जब हम खाते हैं तो ये बॉडी में जाते हैं और अंदर जाके जर्म्स को किल करते हैं, इसे हम नाम देते हैं एंटीबायोटिक्स। रेडियोथेरापी, ये यूज़ की जाती है मोस्टली कैंसरस सेल्स के लिए। कौन से सेल्स के लिए? कैंसरस सेल्स, वो वाले सेल जो कि कैंसर काज कर रहे होते हैं। तो हमारे जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो हम ख़ास किस्म की रेडिएशन जो है वो यूज़ करते हैं और इनको हम डैमेज कर देते हैं हमारे कैंसर सेल्स को। कैंसर सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जिनकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ए सेल इज कॉल्ड कैंसर। ठीक है, तो हमारे पास जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ वाले सेल आ गए हैं उनको हम किल करने के लिए रेडिएशंस का इस्तेमाल करें, तो इसे हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव थेरापी या रेडियोथेरापी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है इसमें यूज़ कर रहे होते हैं गैमा रेज, एक्स रेज वगैरह, तो ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव रेज होती हैं, गैमा रेज, एक्स रेज वगैरह। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है
कीमोथेरापी। कीमोथेरापी में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं केमिकल्स। किस तरह से यूज़ करते हैं, केमिकल्स की पेस्ट बनाते हैं और उसको हम कैंसरस पोर्शन के ऊपर लगा देते हैं। केमिकल्स अप्लाई ऑन कैंसरस सेल्स, केमिकल्स अप्लाई ऑन कैंसरस सेल्स। तो ये भी कैंसरस सेल्स को डैमेज करने के लिए। तो कैंसरस सेल्स जो हमारे होंगे, उन कैंसरस सेल्स के ऊपर जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे, केमिकल्स। केमिकल्स कैसे, हमारे जो सेल जो हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, एक पेस्ट बनाएंगे और वो उन सेल्स के ऊपर, ठीक है, लगा देंगे। उससे क्या हो गया, हमारे कैंसरस सेल्स डैमेज हो जाएंगे। रेडिएशन से भी कैंसर सेल जो है वो डैमेज किए जाते हैं, केमिकल्स के थ्रू भी उनको डैमेज किया जाता है डायरेक्टली उसको अप्लाई करके। एंटीबायोटिक्स में हम केमिकल को इनसाइड दी बॉडी जो है वो इनटेक कर रहे होते हैं और इनसाइड दी बॉडी जाके जो है वो जर्म्स को किल कर रहे होते हैं। जीन थेरापी सबसे इफ़ेक्टिव मेथड होता है जीन थेरापी। जीन थेरापी में हम क्या करते हैं, हम जो है वो रिप्लेस करते हैं डिफेक्टिव जीन को विद नॉर्मल जीन। रिप्लेस डिफेक्टिव जीन विद नॉर्मल जीन। तो हमारे जो डिफेक्टिव जीन्स हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं विद नॉर्मल जीन। डिफेक्टिव जीन्स आर रिप्लेस्ड विद नॉर्मल जीन्स इज कॉल्ड जीन थेरापी। इसका एक और मेथड जो है वो बड़ा आसान है। किस तरह से हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास मेथड जो है वो ये है कि हमारे पास जो डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस करना है, इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर जो है वो हम अपने नॉर्मल जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं और वो सेल इंटेक करते हैं, उसके थ्रू जो है ये हमारा प्रॉब्लम या हमारी कोई भी डिज़ीज़ जो है वो रिकवर हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं जीन थेरापी। ये था ड्रग ट्रीटमेंट। इसके बाद इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक हमारा ये बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड था। ये भी बेटा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, लाहौर बोर्ड, सरगोदा, काफ़ी सारे बोर्ड्स में आया हुआ है। इसके बाद जो सेकंड है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कह लें कि चैप्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है क्लोनिंग। तो हम अब जो है वो डिस्कस करेंगे क्लोनिंग और इसके मेथड्स। तो बेटा क्लोनिंग जो है क्या होती है, इसको हम किस तरह से जो है वो कर सकते हैं, इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाहौर बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, 2-3 दफ़ा लाहौर बोर्ड में आया हुआ है। इसके अलावा जो है वो बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरांवाला सभी बोर्ड्स में जो है इसका एडिशन किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्लोनिंग। क्लोनिंग को अगर हम डिफ़ाइन करें तो क्लोनिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं, इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या है, अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच genetically identical offsprings are produced, in which genetically identical offsprings are produced. Genetically identical offsprings are produced. तो offsprings की प्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें हम सेम टू सेम डिटो कॉपी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो एक ऐसा मेथड जिसमें हम जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। जब जानदारों का जेनेटिक मेकअप सेम है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, इसका मतलब वो काफ़ी सिमिलरिटीज़ जो है वो रखते होंगे, 80-90% जो है वो सिमिलर होंगे। क्लोनिंग जो है किस तरह से की जाती है, इसकी क्या टाइप्स हैं, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा इसकी जो है वो हमारे पास 2 मेन टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एफएससी लेवल पे। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वन है ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग एंड सेकंड वन इज़ एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग क्या होती है, नाम से ज़ाहिर है। एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग के अंदर जो है हमारे पास बहुत ही सिंपल मेथड है। हमारे पास होता है एक एम्ब्रियो, हमारे पास होता है एक एम्ब्रियो, हम यूज़ कर रहे होते हैं एम्ब्रियो को, ठीक है। जायगोट के अंदर जब डिविजन्स होती हैं एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं एम्ब्रियो। तो ये हमारा जो है वो एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, इस एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन स्टार्ट होती हैं और इस डिवीजन की वजह से ये एक सेल से दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एक ये सेल बन गया, एक ये सेल बन गया, तो एक एम्ब्रियो जो है वो डिवाइड हो गया दो पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो बेटा इनके अंदर जो दोनों के अंदर जेनेटिक मेकअप होगा वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो ये वो मेथड है जिससे प्रोड्यूस होते हैं ट्विंस। तो जो जिस तरह हम आम टर्म्स में कह रहे होते हैं जो है हमारे पास जुड़वा बच्चे, तो वो मेथड हमारे पास होता है एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग का। एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग में क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है, वो एम्ब्रियो जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा होता है और इन दो हिस्सों से, दोनों एम्ब्रियो से जो न्यू बेबीज़ बनेंगे वो दोनों न्यू बॉर्न जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे। न्यू बॉर्न को हम ऑफस्प्रिंग्स भी बोलते हैं। तो हमारी ये दोनों ऑफस्प्रिंग जो हैं वो क्या होंगे, ट्विंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ट्विंस। ये था एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग, सिंपल मेथड। एक एम्ब्रियो, एम्ब्रियो दो में डिवाइड होगा, दोनों एम्ब्रियो से दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे और दोनों ऑफस्प्रिंग जो हैं वो सेम टू सेम होंगे, इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाएंगी। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये दो में ही डिवाइड होता है, तो इसका आंसर ये होता है कि ये दो से ज़्यादा हिस्सों में भी डिवाइड हो सकता है। जितने ज़्यादा हिस्सों में ये डिवाइड होगा उतने ही ज़्यादा इससे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे और वो सारे आइडेंटिकल्स होंगे, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो है वो है ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग। सेकंड वन जो है इसको हम नाम देंगे ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग। आपको भी लिखते हुए जो है बाय नेम इसको मेंशन करना चाहिए। सेकंड मेथड क्या है, ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग। ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग में क्या होता है, इसमें भी जो है वो हम जानदारों की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। हमारा जो डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म होता है उसकी प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, लेकिन इसमें मेथडोलॉजी जो है वो थोड़ी सी चेंज होती है। इसमें हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास दो जानदार होते हैं। एक जो है हमारा डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म है, हमारा डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म। डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म इसका जो है वो हम लेते हैं फुली डिवाइड्ड सेल। डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म का फुली डिवाइड्ड सेल लेते हैं। क्या लेते हैं, फुली डिवाइड्ड सेल। ये जो हमारा फुली डिवाइड्ड सेल होगा, ये फुली डिवाइड्ड सेल में से लिया जाएगा न्यूक्लियस। फुली डिवाइड्ड सेल, इसका हम यूज़ करेंगे न्यूक्लियस। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, सेल ए, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए। अब दूसरा जो है वो हमारे पास सेल है बी सेल, जिसको हम नाम दे देते हैं फर्टिलाइज्ड एग। क्या है, फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग में हमारे पास जो चीज़ आएगी, फर्टिलाइज्ड एग का मतलब होता है जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब होता है जाइगोट। तो हमारे पास क्या होगा, जाइगोट। हम लेंगे एक जाइगोट, उस जाइगोट का हम न्यूक्लियस रिमूव कर देंगे, उस जाइगोट का हम न्यूक्लियस रिमूव कर देंगे। इसको हम नाम देते हैं बी, ठीक है। तो ये हमारे पास बी सेल है, इस बी सेल का हमने क्या रिमूव कर दिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस साइड पे हो गया, ठीक है। अब जो है हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे क्या, ए सेल का न्यूक्लियस। हमारे पास जो है ये ए सेल है, इसका न्यूक्लियस है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ये आ गया ए सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ
ए सेल हमारा डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म। फुली डिवेल्प्ड सेल हमारे डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म का होगा, उसका जो सेल फुली डिवेल्प्ड है उसका हम न्यूक्लियस रिमूव कर लेंगे, और जो फर्टिलाइज्ड एग होगा मतलब जाइगोट होगा उसका भी हम न्यूक्लियस रिमूव कर लेंगे। अब जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है इसके अंदर हम बी न्यूक्लियस को इंसर्ट नहीं करेंगे, हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे ए सेल को। इसके अंदर किसको इंसर्ट कर देंगे? ए सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद जब नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, इसकी डेवलपमेंट होगी, तो हमारे पास जो जानदार आएगा वो कैसा होगा? वो वैसा ही होगा जैसा कि न्यूक्लियस था। ठीक है, तो हमारे पास अब जो नया सेल बनेगा वो सेम टू सेम ए जैसा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमने जिस तरह का सेल प्रोड्यूस करना हो उस तरह का हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? न्यूक्लियस यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिज्म हमारा जो है वो डेवलप हो जाएगा। कैसा डेवलप होगा? जैसा हम जो है वो न्यूक्लियस इस्तेमाल करेंगे। तो इसको एक दफ़ा जो है वो फिर डिस्कस कर रहा हूँ। सिंपल सा मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड हमने किया एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। एम्ब्रियो में बिल्कुल सिंपल मेथड, जब एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज पे इसको डिवाइड कर दिया 2 सेल्स के अंदर, तो इसके अंदर हर सेल से एक नया जानदार बनेगा और दोनों में जेनेटिक मेकअप एक ही सेल से आया हुआ है, तो वो सेम टू सेम होंगे, जिनको हम नाम दे देंगे ट्विंस का नाम दे देंगे। दूसरा है ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग। ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग में क्या होता है? हमारे पास एक डोनर सेल होता है, डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म होता है। इस डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म को हम जो है उसका फुली डिवेल्प्ड सेल लेते हैं। इसका क्या लेते हैं? फुली डिवेल्प्ड सेल। ये जो फुली डिवेल्प्ड सेल है इसमें से हम इसका न्यूक्लियस रिमूव करवा लेंगे। इसका क्या रिमूव कर लेंगे? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस रिमूव किया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब दूसरा हमारे पास बी सेल का हमने नाम दिया, ये भी जो है वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने यूज़ किया था इसको हम बोल लेते हैं कि ये डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म कौन सा है हमारा? किसका सेल लिया है? एक शीप। एक हमारे पास क्या है? शीप। अब ये भी शीप का सेल है, लेकिन वो हमारी डिज़ायर्ड शीप है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें जो है उसमें से साइज़ भी ज़्यादा मिल रहा है, उसका गोश्त भी ज़्यादा है, उसकी हमें वूल जो है उसकी बॉडी के ऊपर फर जो है वो भी पसंद है, और मिल्क प्रोडक्शन रेशियो भी उसकी ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से ये हमारा हो गया डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म। डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म का फुली डिवेल्प्ड सेल लेते हैं, उसका न्यूक्लियस जो है वो रिमूव कर लेते हैं। फिर दूसरी शीप उसका जाइगोट लेते हैं, उसका फर्टिलाइज्ड एग जिसको हमने जाइगोट का नाम भी दिया। ठीक है, जाइगोट ले लेते हैं, उसमें से न्यूक्लियस को रिमूव कर लेते हैं। अब जो हमारे पास ए सेल का न्यूक्लियस है वो हम सेंड कर देते हैं बी के जाइगोट के अंदर। जब इसको डेवलप किया जाता है तो इससे बनेगा हमारा डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म जिसका हमने न्यूक्लियस जो है वो यूज़ किया था। तो ये भी एक क्लोनिंग का मेथड है जो मोस्टली किसके अंदर हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है? नेचुरली तौर पे ये बहुत कम होता है, लैब में करवाया जाता है। लेकिन क्लोनिंग का मेथड जो है वो कुछ इंसेक्ट्स के अंदर और प्लांट्स में जो है वो देखा जाता है। इंसेक्ट्स और प्लांट्स, इनके अंदर भी रेयरली फ्लुएंटली जो है वो इनके अंदर भी नहीं मौजूद होता। ठीक है, अब ये जो जाइगोट होता है इसको हमने डेवलप कैसे करवाना होता है? बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस। उसी शीप की जो है हम इसको वॉर्म में लगा देते हैं। वॉर्म बोलते हैं बच्चादानी को। वो यूट्रस पोर्शन होता है, उस यूट्रस के अंदर जो है वो हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बाकी जो है टोटल डेवलपमेंट और बर्थ जो है वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होगी। हमें सिर्फ लैब में क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा? एक डिज़ायर्ड सेल। ठीक है, जिसको हम वॉर्म में ट्रांसप्लांट करेंगे और उससे हमारा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें यूजेस, तो यूजेस में हमारे पास इसको हम किस किस चीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यूजेस हैं। तो यूजेस में जो है हमारे यूजेनिक एम्स ऑफ जीन्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको वैल्यूएबल एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे पास वैल्यूएबल एनिमल्स हैं,
वैल्यूएबल एनिमल्स की बात करें तो वो वाले एनिमल्स जिनकी हमारे लिए ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, जैसा कि काऊ, जैसा कि हॉर्स, जैसा कि शीप, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इनकी हम प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करवा सकते हैं और इनमें भी हमारे सिलेक्टेड ब्रीड्स जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा हों, एक ख़ास नस्ल के जो जानदार हैं उनको हम ज़्यादा करवा सकते हैं। इसके अलावा यूजेनिक एम्स, जीन्स के अच्छे इस्तेमाल, इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल, ठीक है, जिस तरह हम वैक्सीन बनाने के लिए जो है वो बहुत सारे जीन्स को इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अब इसके ऊपर जो है वो कंट्रोवर्सी पाई जाती है। कुछ साइंटिस्ट इस बारे में जो है वो सोचते हैं कि हम जो है ह्यूमन क्लोनिंग करवाएंगे और उनके जो ऑर्गन्स होंगे उनको हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो है वो यूज़ कर लेंगे, लेकिन इखलाकी तौर पे ये बैन है। जो हम लैब के अंदर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवाएंगे, इंसान प्रोड्यूस करवाएंगे, वो भी तो एक जानदार होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है इसको बैन जो है वो कंसीडर करते हैं और इसको हम लैब में प्रोड्यूस ह्यूमंस को जो है वो नहीं करवा सकते। तो बेटा ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि काफ़ी सारे बोर्ड्स में आया हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लाहौर बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है और फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन ही ये आता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक क्लोनिंग और इससे पहले था बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।